हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एनडीए 2026 के पीवाईक्यू जो ज्योग्राफी से है। और इसका पहला वीडियो मैंने बनाया था जो लगभग 45 मिनट का है। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, आज के वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपको हाइपोसेंटर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। उन स्टेटमेंट को आपको पहचानना है, पढ़ना है और बताना है कि सही इसका आंसर क्या है। जैसा हम जानते हैं हाइपोसेंटर जो होता है उसको हम कहते हैं फोकस। तो आप याद रखेंगे अर्थक्वेक से एनडीए 26 में, यानी जो टॉपिक हमारा है अर्थक्वेक, वेव्स, सिस्मिक वेव्स, तो वहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए। तो हाइपोसेंटर को हम कहते हैं फोकस। याद रखना, जो हाइपोसेंटर होता है वो होता है अर्थ के अंदर, और इसके जस्ट ऊपर सरफेस पे वर्टिकल एक सेंटर और होता है, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो जो डिफरेंस है बेसिक आप जान रहे होंगे कि अर्थ के अंदर जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और जो काफ़ी गहरा भी हो सकता है, उसके जस्ट ऊपर वर्टिकल, यहाँ पे अगर मान लें कि हाइपोसेंटर है और इसके जस्ट ऊपर वर्टिकल यहाँ पे एपिसेंटर है। जहाँ पे सरफेस पे पहली बार जो ट्रिमर्स हैं, जो झटके हैं महसूस होते हैं, वो एपिसेंटर है। लेकिन जहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, एनर्जी आती है सबसे पहले अर्थ के अंदर, वो हमारा हाइपोसेंटर है, यानी उसको फोकस कहते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट कौन कौन से दिए गए हैं पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि इट इज अ पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इज कॉल्ड फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इट इज द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स एंड मे बी मैनी किलोमीटर्स डीप विद इन द अर्थ। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सवाल था। और मूव करते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए डायग्राम भी मैंने पुट किया है। ये हमारा हाइपोसेंटर है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसको फोकस कहा जाता है। और इसके जस्ट वर्टिकल अबव सरफेस के ऊपर एपिसेंटर होता है, ये सरफेस पे होता है। और यहाँ पे सरफेस पे जो झटके आते हैं अर्थक्वेक के टाइम पीरियड में, वो पहली बार यहाँ पे महसूस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं और इन क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नियोडाइनम, टिल्यूरियम, डिस्प्रोसियम और गैलियम। इनके बारे में बताना है कि इनका इस्तेमाल, इनका यूज़ कहाँ पे होता है। इनका यूज़, इनमें से किसका यूज़ फोटोवोल्टिक सेल के प्रोडक्शन में होता है। याद रखना, जो फोटोवोल्टिक सेल होती हैं इनका यूज़ हम करते हैं सोलर सेल्स के अंदर, और इनसे हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्राप्त करते हैं, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किस मिनरल का इस्तेमाल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, नियोडियम नहीं हो सकता है और डिस्प्रोसियम भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर है टिल्यूरियम और गैलियम। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड और फोर, ये दो करेक्ट हैं। तो इसमें सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइल्ड फायर्स इन सदर्न कैलिफोर्निया। यानी दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो वाइल्ड फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है, उसके पीछे कौन सी विंड रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है सेंटा आना विंड, ये करेक्ट इसका आंसर है। मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सदर्न कैलिफोर्निया के जो जंगल हैं उनमें फायर लग जाती है। सेंटा आना विंड्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 117, यहाँ बात अगर करें हम, यहाँ कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे 4 पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पास नहीं है। तो याद रखना, मुलिंगला पास उत्तराखंड में है। तो यहाँ पूछा कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा सी। बाकी सभी, जैसे कुमजांग दर्रा, यांगेब दर्रा या फिर बोमडिला,
ये सभी दर्रे कहाँ पे अवस्थित हैं? इस स्टेट में अवस्थित हैं। अगर हम कुछ और दर्रे की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यांगे पास है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो एंटर करती है इंडिया में, एंटर्स इन इंडिया थ्रो यांगे पास। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम और बात करें, जैसे उत्तराखंड के अंदर, यूके के अंदर कुछ और दर्रे हैं, जैसे लिपुलेख, जैसे माना पास, जैसे नीति पास। तो लिपुलेख, माना पास, नीति पास, ये पास उत्तराखंड में है। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग पासेस हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है माउंट ईबू विच रिसेंटली इरप्टेड इन इंडोनेशिया। अभी हाल ही में माउंट ईबू इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया में। तो कहा गया कि वो किस टाइप का वॉल्केनो है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंपोजिट वॉल्केनो। इसका एक और नाम है, इसे ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटो वॉल्केनो। इसे हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं। जब ये इरप्ट होता है, जब ये विस्फोट करता है, तो बहुत ज़्यादा विध्वंसक विस्फोट ये करता है और बहुत विस्कस लावा निकलता रहता है, और जो निकलेगा तो इकट्ठा होता रहता है, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है माउंट ईबू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये वहाँ से लिया गया है। यहाँ पे कहा गया स्टेटमेंट दी गई है, और स्टेटमेंट आपको जो दी गई है वो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में। दो टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, एक होता है गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट भी होते हैं, जैसे अगर इनकी हम बात करें, जैसे जुपिटर, जैसे सैटर्न, जैसे यूरेनस, जैसे नेपच्यून। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये कैसे प्लैनेट हैं? ये हैं गैसियस प्लैनेट, राइट। और इन्हें कहा जाता है जोवियन प्लैनेट। मतलब बहुत विशाल होते हैं, गुरु जैसे होते हैं, गुरु संबद्ध यानी बहुत विशाल ये ग्रह होते हैं। इनके अलावा जो ग्रह हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी जिनमें रॉक पाई जाती हैं, जो रॉक से बने होते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैविंग लो डेंसिटीज। अब अगर आप यहाँ पे केयरफुली स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये टेरेस्ट्रियल है, यहाँ तक तो सही है, टेरेस्ट्रियल है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आगे ये बोल रहा है कि हैविंग लो डेंसिटी, ये गलत है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है तो डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से जो सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे इनमें से जो सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है वो अर्थ है। इसकी है मैक्सिमम डेंसिटी। इसके बाद नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे है मरकरी। तो बहुत बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सेकंड की बात करें, दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे समझाऊं आपको मैं? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये है सन, और यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और यहाँ पे है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड्स भरे हुए हैं, एक पूरी बेल्ट बनी हुई है। इसके आगे जाओगे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हमने क्या देखा कि सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये कैसी बेल्ट है? दिस इज एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि देयर लोअर ग्रेविटी कैन होल्ड द स्केपिंग गैसेस।
देयर लोअर ग्रेविटी, अगर हम कंपेयर करें जोवियन प्लैनेट से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो इनकी जो ग्रेविटी है वो लोअर है, यहाँ तक तो ठीक है। तो लोअर ग्रेविटी कैन होल्ड, यहाँ पे गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी लो होगी तो वो गैसों को रोक नहीं पाएगी, गैसों को होल्ड नहीं कर पाएगी, क्या करेगी? गैसों को वो जाने देगी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बचे जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर थोड़ा यहाँ पे हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई एस्केप वेलोसिटी ड्यू टू लोअर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी कम होगी तो हाई होगी इसके वेलोसिटी, यानी जो गैसें होंगी वो क्या करेंगी? बहुत हाई वेलोसिटी से एस्केप कर जाएंगी, निकल जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा होगी ग्रेविटी, ड्यू टू हाई ग्रेविटी लो इसके वेलोसिटी, यानी अगर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होगी तो इसके वेलोसिटी क्या होगी? वो कम होगी। तो कह सकते हो कि ग्रेविटी एंड गैस रिटेंशन, यानी लो प्लेनेटरी ग्रेविटी स्टेटमेंट थर्ड फ्रॉम प्रॉम्प्ट एक्चुअली लीड्स टू ग्रेटर गैस एस्केप ओवर टाइम, नॉट रिटेंशन। तो जैसे हमने अभी बात किया था वही यहाँ पे बात एज अ इमेज के फॉर्म में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया एटमॉस्फेयर से। ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले यानी कह सकते हो कि 2026 में एटमॉस्फेयर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एक ही चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैट पास करना बहुत आसान होता है। गैट के अंदर मेन टॉपिक हमारा ज्योग्राफी है, मेन सब्जेक्ट, फिर हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स और कुछ करंट अफेयर्स। तो आराम से गैट के पार्ट में जो पार्ट ज्योग्राफी का है, जो पार्ट हिस्ट्री का है, जो जीएस का पार्ट है, जीके का पार्ट है, उस पार्ट के अंदर अच्छे से स्कोर करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम अगर डिस्कस करें डिटेल में, तो यहाँ पे कहा गया है कि पेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, यानी वायुमंडल की परतें और उनकी जो विशेषताएं हैं उनकी बात की गई। आपको इनमें से स्टेटमेंट पहचानना है। तो अगर हम इसमें देखें, जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो किसके बारे में है? वो है ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का सबसे लोएस्ट लेयर है वो क्या है एटमॉस्फेयर का? वो है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हम रहते हैं। और जितने भी ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर यानी आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, इन सभी लेयर्स में जो सबसे डेंसेस्ट है, सबसे सघन है, वो कौन सा है? वो हमारा ही है ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है ये जो है, अच्छा ये जो काम है एब्जॉर्ब करने वाला, ये कौन करता है बताओ? ये करता है स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर होती है और ओजोन लेयर क्या करती है? सन से आने वाली खतरनाक जो यूवी किरणें होती है उनको रोक लेती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। अगला स्टेटमेंट में कहा गया है स्ट्रेटोस्फेयर में बोला गया है चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। कहा गया कि चेंज हो जाते हैं वेदर्स क्लाइमेट स्ट्रेटोस्फेयर में। ये सरासर गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रोपोस्फेयर का है, यानी जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो चेंज कहाँ पे होते हैं? वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो सेकंड वाला भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में कहा गया है मेजोस्फेयर की बात की गई है। इसमें कहा गया कि जो मेजोस्फेयर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है रेडियो वेव्स को बैक टू द अर्थ, यानी जो रेडियो वेव्स होती है उनको अर्थ पे वापस भेज देता है। ये काम मेजोस्फेयर का नहीं है, ये काम किसका है? आइनोस्फेयर का है। ये आइनोस्फेयर का काम है, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, नन, मतलब कोई भी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ फॉलोइंग सिटीज। कुछ शहर दिए गए हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका मतलब बड़े से छोटा, छोटा छोटा ऐसे ऑर्डर में आपको प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन डेफिनेशंस इन 25 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
तो यहाँ पे देखें, वर्ष 2025 के शहरीकरण की जो डिग्री की जो परिभाषा है जो दी गई थी 25 में, उसके अनुसार घटते क्रम में नगरों को सही सेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो टोक्यो, फिर ढाका, फिर मनीला, फिर न्यू दिल्ली और फिर जकार्ता। तो टोक्यो, ढाका, मनीला, न्यू दिल्ली और जकार्ता। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शंस, तो आप देखोगे टोक्यो, ढाका, मनीला, न्यू दिल्ली और जकार्ता, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन जो आंसर की आई थी उसमें ये नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट जो डेटा है इंटरनेट पे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए करेक्ट है, लेकिन यूपीएससी की जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ और उन्होंने दे रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि कुछ कंट्रीज दिए गए हैं, जैसे हैती, फिलीपींस, निकारागुआ, इंडिया, और इसमें आपको बताना है कि जलवायु जोखिम सूचकांक यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो इंडेक्स 2026 का है, उसके अकॉर्डिंग वर्ष 1995 से 2024 के दौरान उपर्युक्त में से कौन से देश आवर्ती चरम घटनाओं से प्रभावित हैं, यानी कौन कौन देश हैं जो अफेक्टेड हैं बाय रिकरिंग एक्सट्रीम इवेंट्स, यानी ऐसे देशों में लगातार एक्सट्रीम इवेंट हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी देश। कौन कौन से? हैती, फिलीपींस, निकारागुआ और इंडिया, ये सभी 1995 से 24 तक जो एक्सट्रीम इवेंट हुए हैं उनमें ये इफेक्टेड हुए हैं उनसे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, जो कंट्री इफेक्ट हुए हैं रिकरिंग एक्सट्रीम इवेंट से, तो हैती भी हुआ है, निकारागुआ भी हुआ है, फिलीपींस भी हुआ है और इंडिया भी हुआ है। तो इसी के साथ हम लोगों ने एनडीए 2026 के जितने भी जियोग्राफी जो एमसीक्यू हैं या कह सकते हो जो पीवाईक्यू हैं, वो जितने भी थे वो हमने 2 पार्ट में सॉल्व कर लिए हैं। ये पार्ट 2 था। तो अभी हम अगले पार्ट में हिस्ट्री की बात करेंगे। 2026 का जो हिस्ट्री है उसकी बात करेंगे, या फिर हम पहले पूरे जितने पेपर हुए हैं पिछले 10 सालों के, तो हम उनके एक एक करके जियोग्राफी डिस्कस कर लेंगे। जैसा आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में वैसा हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक है और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।